चैप्टर। ठीक है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम है नमन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आपको क्लास टेंथ का याद है? क्लास टेंथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, या कुछ लोग अभी इलेवेंथ में भी क्वाड्रेटिक पढ़ रहे होंगे, इलेवेंथ में भी चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपने पढ़ा होगा, तो आपने डी की वैल्यू तक तो से देख लिया होगा। आपने, मैं टेंथ का मान के चल रहा हूँ कि आपने टेंथ में डी ग्रेटर देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो का केस पढ़ा था, जिसमें रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स और इक्वल रूट्स आपने पढ़े थे। बट जब कहानी आ जाती थी कि डी लेस देन जीरो, आप जरूर लिख देते थे कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो वहां हम ये लिख के हम सीधा आंसर खत्म कर देते थे और हमें नंबर मिल जाते थे। बट अगर हम वही बात करें क्लास इलेवेंथ में, तो यार ये अगर आप करोगे तो अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब यहीं से हमारी एक नई स्टोरी शुरू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये जो डी लेस देन जीरो है, यहाँ से शुरू होती है हमारी स्टोरी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। जैसे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक बात बताओ, अगर किसी, हमने बहुत पहले ये चीजें टेंथ क्लास में, ये बेसिक सी बात है, ये हमने पढ़ी है कि जो उसकी डिग्री होती है, जो भी कोई पॉलिनोमियल, कोई फंक्शन को में उसकी डिग्री दी हुई है, उसी के उतने ही रूट्स होते हैं। मतलब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो है, तो इसके दो रूट्स होंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। इसके दो रूट्स होंगे, एक प्लस वन एक माइनस वन। ऐसे अगर हम बात करें, एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो है, तो ऐसी इक्वेशन के तीन रूट्स होंगे, है ना। और भी इक्वेशन हो सकती है जिसके छह रूट्स हो, पांच रूट्स हो, वो हमें लेना देना नहीं है। बट ऐसी इक्वेशन को तो हम यार सॉल्व करना जानते हैं, जिसमें हम ऐसे वैल्यू निकाल दें। ये ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये तुम कर सकते हो। पर ये अगर मैं यही इक्वेशन दे दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो तुम क्या करोगे? तुम करोगे हाँ भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, वही पुराने तरीके। अब यहाँ माइनस वन है भाई, अब यहाँ थोड़े ना रूट लगा पाओगे, तो यहाँ पे तुम आके फंस जाओगे। एक्स इक्वल टू माइनस, ये रूट में माइनस वन। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो ये वैल्यू है, एक्स की वैल्यू रूट में माइनस वन है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? आयोटा। क्या दे देते हैं? आयोटा। मतलब ये जो रूट में जो हमारा माइनस वन है ना, ये हमारा आयोटा है, ये कुछ नहीं है, आयोटा है। हम यहाँ से जो डी लेस देन जीरो है, वहां से हम शुरू करते हैं और फिर हम यहाँ पे इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जहां पे भी ये रूट ऑफ माइनस वन दिखा, तो मतलब उसका मतलब आयोटा है, आई फॉर आयोटा। हाँ, तो ये है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक जैसे नंबर, जैसे होल नंबर, रेशनल नंबर है, इन सब की तरह एक नंबर है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। है इक्वल टू, हम उसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखते हैं। अब z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, मतलब जैसे हमारे पास एक नंबर आ गया थ्री प्लस टू आयोटा, z इज इक्वल्स टू फोर प्लस थ्री आयोटा। याद रखना, ये जो a ऑलवेज हमेशा हमारा रियल नंबर होगा, इसको हम कहेंगे हमेशा रियल पार्ट ऑफ z। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये a जो हमेशा रियल नंबर होगा, और ये जो साथ में ये वाला जो पार्ट होगा, ये ऑलवेज इमेजिनरी पार्ट होगा। एक नंबर, एक रियल और इमेजिनरी से मिलके बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि z का जो रियल पार्ट होगा, वो हमारा a होगा। ये आर ई जेड का मतलब है रियल पार्ट ऑफ, ब्रैकेट में z क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने मान लिया कोई है, वो है हमारा a। ये हमें ऑलवेज याद रखना है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा? वो हमारा b। ठीक है, अब यहाँ से हमने थोड़ी सी कहानी यहाँ पे आयोटा के बारे में जाना कि हाँ यार, ये आयोटा ये होता है एक्चुअल में, कि ये जो रूट में माइनस वन होता है, हम उसे आयोटा कहते हैं। ठीक है, तो अब वही बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अब थोड़ी आयोटा की चर्चा हो जाए इसके बारे में। यही जो हमारे पास रूट ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू आयोटा है। एक बार बात बताओ,
क्या इसका हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं? -1 इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, बोथ साइड जो है यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ -आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा क्यूब। ऐसी अगर मैं यहाँ पे आयोटा से फिर मल्टीप्लाई कर दूं है, तो ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर है, -आयोटा का स्क्वायर आयोटा की पावर 4। अब आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? -1। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आ गई -1। नहीं, -1 नहीं, एक सेकेंड। ये -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू में 1। तो मैं एक राज की बात बता देता हूँ इसमें। राज की बात, कंसेप्ट है ये हमारा है। राज की बात क्या कहती है कि अगर आयोटा की पावर कोई भी हो मल्टीपल ऑफ 4 में, मल्टीपल ऑफ 4, हमेशा वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होगी। जैसे आयोटा की पावर, मैं रिपीट कर देता हूँ, आयोटा की पावर अगर कोई मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में है, यानी 4 से वो मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड हो सकती है, तो हम उसे 1, उसको सीधा आंसर हम 1 चेप देंगे। सॉरी, चेपना वर्ड मतलब, ठीक है, मतलब लिख देंगे यार, समझे यार, मैं तुम्हारी उसमें हूँ। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आयोटा की पावर 4 का कोई मल्टीपल, एक सेकेंड, आयोटा की पावर 36 ले लेते, थोड़ा आसान पहले। क्या 36 4 से डिविजिबल है? हाँ जी सर, क्यों नहीं है। क्या मैं उसको आयोटा की पावर 4 × 9 लिख सकता हूँ? मतलब वही आयोटा की पावर 4, यही लिख सकता हूँ मैं इसे, मतलब 4 का मल्टीपल 4n। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे स्क्वायरिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कि जैसे अगर मैं अभी दिखा रहा था ना यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई करते करते, कि हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करें जब हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है कि आयोटा की पावर 4n, यानी 4 का मल्टीपल, वो ऑलवेज आंसर उसका 1 आएगा। समझ गए? ये राज की बात मैंने बता दी है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा, एक अब एक से एग्जांपल और लेते हैं, आयोटा की पावर अब लेते हैं 78। तुम कहोगे यार 78 तो डिविजिबल ही नहीं है 4 से। मैंने कहा हाँ, ये बात तो सही है तुम्हारी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलो अब इसको थोड़ा सा ना ब्रेक करते हैं। क्या मैं इसको, एक काम करो, 78 से सबसे छोटा नंबर है कौन सा है जो 4 से डिविजिबल होता है? सोच लिया? सोचो सोचो, सोच लिया? आयोटा की पावर 76, मतलब 76 हो सकता है। क्या मैं इसको ये ब्रेक करके आयोटा की इंटू आयोटा की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्योंकि बात तो वही बनेगी, वो आयोटा की पावर 78 ही रहेगा। तो मैं आयोटा की पावर 76, जब मेरे को पता है 76 4 का मल्टीपल है, तो मैं इसको डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ आंसर है। और ये जो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब याद रखना हमेशा, कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √−1, है ना। तो आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? -1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -1। तो इसमें आंसर क्या आ गया? -1 आंसर आ गया, 1 × -1 तो -1। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें अब तुम्हें ध्यान रखनी होंगी आयोटा के बारे में। हालांकि अब मैं इसमें अब अब मैं एक राज की बात और लिखवा रहा हूँ। थोड़ा सा आयोटा को और स्टडी करेंगे हम, फिर हम इसमें क्वेश्चन भी करेंगे कुछ। ठीक है, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 5, अगर आयोटा इस फॉर्म में हो कभी भी, ठीक है, आयोटा की फॉर्म में बता रहा हूँ, एक सेकंड यार, यहाँ पे ना मैं लिख नहीं पा रहा, मैं नीचे लिखता हूँ, थोड़ा 2 सेकंड। कुछ नहीं बता रहा मैं, बस जो मैं एनसीईआरटी में ना यार, बहुत सारी ना कॉम्प्लेक्स नंबर में वो चीजें डिटेल में नहीं बताई हुई हैं। एक्चुअल में ना एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम फर्जी है पूरा। ठीक है, और हमें अच्छे लेवल पे पढ़ना है, तो मैं बहुत सारी चीजें जो लिखवाऊंगा यार, उसको ध्यान से एक बार देख लेना, नोट कर लेना। √आयोटा, ठीक है, आयोटा की पावर 5, आयोटा आयोटा की पावर 5 के बराबर होता है। आप वैल्यू कुछ नहीं, आयोटा से मल्टीप्लाई कर करके चेक कर सकते हो। ये मैं एक रिजल्ट बता रहा हूँ, कि जब भी आयोटा ये डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा, ये आयोटा की पावर 4n+ फॉर्म में, 4n+1 की फॉर्म में होगा ना, है,
तो वो ऑलवेज रूट ऑफ -1 के बराबर होगा। जैसे एन की वैल्यू अगर 1 डालो तो सही, एन की वैल्यू 1 डालोगे तो आयोटा 4+1, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 रूट ऑफ -1 के बराबर होती है। एन की वैल्यू 0 डाल के देखो, आयोटा की पावर 1 हो जाएगा फिर। तो समझ रहे हो? ठीक है, तो जब भी 4n+1 की फॉर्म में होगा तो रूट ऑफ -1 होगा, और जब भी उसका आंसर -1 होगा तो एक काम करो, अब यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसी अब यहाँ आयोटा की पावर 6 आ जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसी फॉर्म में लिखो तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, हालांकि मैंने तरीका आपको बता दिया। देखो आयोटा की पावर 6 है, इसको हम क्या करके ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, आयोटा की पावर 4, क्योंकि 6 से कम जो एक नंबर निकालो जो 4 का मल्टीपल हो, तो आयोटा की पावर 4 ही होगा। तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो 1 इंटू -1, तो -1 आएगा आंसर। अभी करके दिखाया था ना आयोटा की पावर 76, वैसी है। ठीक है, ऐसे ही हम सबका आंसर निकाल सकते हैं। तो आयोटा की पावर 10, ऐसी समथिंग समथिंग आयोटा की पावर 4n+2 की जो भी फॉर्म में नंबर होगा वो ऑलवेज -1 के बराबर होगा। ठीक है, ये राज की बात है। और तीसरी, जब एक वैल्यू जब माइनस आयोटा होगी, माइनस आयोटा याद है? पीछे जाओ, नोट्स में जाओ, भी जो नोट्स बनाए तुमने लिखे हैं, माइनस आयोटा की वैल्यू मैंने आयोटा का क्यूब निकाला था, तो मैं उसको आयोटा की पावर 7 भी लिख सकता हूँ। अगेन हम वैल्यू चेक कर निकाल सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा की पावर 11 इक्वल टू, ऐसी आयोटा की पावर 11 की फॉर्म में होगा। ऐसे जब भी आयोटा 4n+3 की, ये जनरल फॉर्म है कि जब भी 4n+3 की फॉर्म में होगा तो आंसर हमेशा माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, वैसे इन्हें याद रखने की भी इतनी जरूरत नहीं क्योंकि हमने तरीका जान लिया है। 1 = आयोटा की पावर 4, ये तो जब भी तुम्हें पता है कि 1 तभी आएगा जब वो 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 के मल्टीपल लिख लो यार, ये तो मैंने बता ही दिया था। इक्वल टू डैश 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 आयोटा की पावर 4n। क्या ये बात समझ में आई यार? बोलो एक बार दिल से यार, बता दो यार मेरे को प्लीज। ठीक है, बात समझ में आ गई कि हम आयोटा को ऐसे सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, अच्छा ये जो मैंने बात बताई है ना, इससे ही शायद तुम्हारी जो एनसीईआरटी जो है हमारी, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है वही सॉल्व हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट, कुछ हम बातें कर रहे हैं, मतलब ये जो मैंने इतना बता दिया उससे ही सॉल्व हो जाएगा सारा। बस ये है, मैं एनसीईआरटी के यहाँ क्वेश्चन ज्यादा नहीं लूंगा, मतलब मैं बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट लूंगा। क्यों? क्योंकि हम मैं चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी आप खुद से सॉल्व करो। हैं वैसे तो मैं जो भाई जो क्वेश्चन में बात भी है वो मैं करा दूंगा कि हाँ कुछ इस क्वेश्चन में बात है, वरना तो यार क्वेश्चन घिसे पिटे हैं। एनसीईआरटी में कुछ नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है वो। 11th में बच्चे हमेशा उसे पढ़ के जाते हैं, बेशक जो बच्चा नील भी है ना तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर करके जाता है, चैप्टर नंबर 5। हाँ, तो इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि अगर कोई भी नंबर 1 बाय, ये जैसे ये एक्सप्रेशन है 1/आयोटा की फॉर्म में लिखा हो। अच्छा, तुम्हें रैशनलाइजेशन में याद है जब भी कोई वैल्यू अपॉन डिनोमिनेटर में रूट में हो, तो हम हमेशा ये बोलते थे कि वैल्यू डिनोमिनेटर में रूट में नहीं होनी चाहिए, हम उसको ऑलवेज रैशनलाइज करते हैं। यहाँ भी वही सीन है, ये भी चीज याद रखना कि जहां पे एक बादल बना के एक जगह लिख लो कि जहां पे भी वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में आयोटा में हुई, उसको ऑलवेज रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे? तो इनटू यहाँ ऊपर नीचे हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/आयोटा को, तो ये आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1। अब आयोटा की वैल्यू मत ही लिखो क्योंकि रूट ऑफ -1 फिर वो अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इसको सीधा माइनस आयोटा लिख दिया है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। तो ठीक है, तो मैं एक कैलकुलेशन यहाँ से हटा रहा हूँ बट आपने नोट कर ली होगी। ठीक है, तो ये बात ऑलवेज इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना। एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे सवाल हैं, बस ये ऐसी ऐसी वैल्यू निकालनी है। 1/आयोटा हमेशा, पर ये है कैलकुलेशन, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी फास्ट हो तो तुम ऐसी ऐसी चीजें याद रखो। तो ये ऑलवेज माइनस आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, सेकंड, बी पार्ट, सम ऑफ 4 consecutive powers of iota is 0। क्या ये मेरी बात समझ में आई? मेरी राइटिंग थोड़ी यहाँ खराब होती है क्योंकि मैं इसको
पैड पे नहीं लिख रहा मैं, इसको फोन पे लिखता हूँ। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। मतलब क्या कहना चाहते हो? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। जैसे आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, अगर इसकी पावर्स कॉन्जिक्यूटिव में हो, यानी एक के बाद एक, और अगर उनका सम कर दिया तो वो ऑलवेज 0 होगा। एक एग्जांपल और, जैसे आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8, इसका आंसर भी 0 होगा। बट अगर मैंने यही बोल दिया कि आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 16, तब ये आंसर 0 के हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें वैल्यू निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ऑलवेज याद रखना, ये 8 के बाद 9 आना चाहिए, मतलब कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। थर्ड पॉइंट। अच्छा, हम इन पे क्वेश्चन भी करेंगे जो जेई में आया है, जेई मेन में, ठीक है। तो छोड़ने नहीं है, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड बॉन्ड यार वही वाली बात है जो मैं बता बता चुका हूँ, आयोटा की पावर 4n इक्वल टू 1 ऑलवेज, ठीक है। तो आई होप ये आप सबको ये सारी प्रॉपर्टीज आयोटा के बारे में समझ में आ गया होगा, क्योंकि आयोटा के में पावर्स ऑफ आयोटा पे यार क्वेश्चन आ जाता है। मतलब एनसीईआरटी में तो यार एक्सरसाइज भरी पड़ी है, और जेई में भी आ गए हैं, ठीक है सवाल। तो आप सबने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? ओके, तो आपने कर लिया। अच्छा, अब मैं इस पे एक बेहतरीन जेई का सवाल कराने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नोट कर लो कि सिग्मा एन की वैल्यू 1 से लेके आई की पावर एन प्लस आई की पावर एन प्लस 1। मैं अच्छे सवाल ही कराऊंगा। बहुत ज्यादा जो मतलब वही है थ्योरी, तो मैं बेसिक क्वेश्चंस के थ्रू ही करा दूंगा, बट जो अच्छे सवाल है उनको तो अलग से ही कराऊंगा, ठीक है। तो ये रही हमारी एन की वैल्यू 1 से 13 आए। तो इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है आयोटा की वैल्यू √−1 है। वैसे इसकी जरूरत ना भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट क्वेश्चन में है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जेई के आए सवाल है। तो ऑलवेज याद रखना, सिग्मा में जो वैल्यू है, हम उसको ऐसे प्लस में हो या माइनस में हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो तुमने क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो आयोटा की पावर उसको मैं लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर एन, एन की वैल्यू 1 से 13 प्लस आयोटा की पावर, एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, एन की वैल्यू 1 से 13, ये आयोटा की पावर एन प्लस 1, है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, हम इसको और इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेरे को एक सेकंड, मेरे को वो एक सेकंड, मैं नई नई स्लाइड पे आ रहा हूँ, इसको आप तब तक नोट कर लो, ठीक है। मैं नई स्लाइड पे आ गया मैं। ओके, चलो मैं कहाँ था मैं, इसकी बात करते हैं हम। एन की वैल्यू 1, आयोटा की पावर एन। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2, सिग्मा है ना, हम सिग्मा खोल रहे हैं। तो आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5 अप टू आयोटा की पावर 13 तक। एक बात बताओ, मैंने आपको एक कॉन्जिक्यूटिव, मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था पावर्स ऑफ आयोटा में, कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम 0 होता है। आयोटा की पावर 1 से लेके 4 का सम 0, आयोटा की पावर 5 से लेके से 5 6 7 8 तक 0, आयोटा की पावर 8 तक 0, आयोटा की पावर 8 से लेके आयोटा की पावर कहाँ तक, आयोटा की पावर 12 तक 0, 8 9 10 11 12, चार सम हो गए, 4 पावर हो गई सम। तो बचा क्या, आयोटा की पावर 13 बचा। तो बचा हमारा क्या, आयोटा की पावर 13। अब आयोटा की पावर 13 क्या होता है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। आयोटा की पावर जो नंबर कम मल्टीपल है। अब देखो ये छोटी छोटी चीजें ये एनसीईआरटी में है, तो जो स्कूल लेवल पे यहाँ पढ़ रहे हैं तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका भी सारा वो हो जाएगा काम, ठीक है। तो आयोटा की पावर 13 है, उसके कम नंबर, क्योंकि ये 13 तो हमारी फॉर्म में है नहीं, वैसे तो है, मैंने बता रखा है, बट तुम एक बार सोचना कि मैंने एक और तरीका बताया, मैंने कुछ फॉर्म्स लिखवाई थी, हम उससे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि वो ना करो, पहले ये तरीका सीख लो।
13 से कम मल्टीपल आयोटा की पावर 12, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है, इंटू आयोटा। तो आयोटा की पावर 12 है, 4 का मल्टीपल है 1, तो आयोटा इसका आंसर आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन में हमने एक पार्ट जो एन की वैल्यू 1 से लेके 13 आयोटा की पावर एन का आंसर हमारा आयोटा आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमने दूसरी फॉर्म लिखी थी, मतलब दो पार्ट्स में ब्रेक करा था ना हमने क्वेश्चन को, एन की वैल्यू 1 से लेके आयोटा की पावर n+1। कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, हम इसको सिग्मा खोलते हैं। तो एन की वैल्यू 1 डालो, आयोटा स्क्वायर, आयोटा और क्या आएगा, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा अप टू कहाँ तक जाएगा ये, एन की वैल्यू 13 डालो, 13 14 आयोटा की पावर 14, क्योंकि इसमें n+1 है ना। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव सम्स का ऑल जीरो कर दो। एक बार खुद से सोचो, आयोटा की पावर 2, आयोटा का पावर 3, 4, आयोटा की पावर 5, इन चार का सम जीरो। फिर ऐसे ही 6, 7, 8, 9, इनका जीरो है। तो फिर आ जाता है हमारा 10, 11, 12 और 13। तो हमारा बचा क्या बस इसमें, मतलब तीन फॉर्म बनी ना, एक तो 2 से लेके 5, 6 से लेके 6, 7, 8, 9, और फिर 10 से लेके 10, 11, 12, 13। यहाँ तक हमारे तीन चीज हो गई, तीन हमारी टर्म बन गए, तीनों जीरो हो गई, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम जीरो होता है। ठीक है, तो आयोटा की पावर 14 इसका आंसर आ गया। अब आयोटा की पावर 14 को यार सॉल्व करना है, यार मैंने बता रखा है कैसे करते हैं इसको। पहले एक, अगर ये 4 का मल्टीपल नहीं है तो इसको पहले ब्रेक कर लो। ब्रेक कैसे करना है, उससे छोटा एक मल्टीपल ले लो। 14 से छोटा मल्टीपल क्या है, आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा की पावर 12 वन आंसर, आयोटा का स्क्वायर -1, जो कि मैंने बता रखा है, तो -1 इस वैल्यू का, जो हमें ये पार्ट था ना हमारा, क्या कहते हैं, आयोटा की पावर n+1, एन की वैल्यू 1 से लेके 13। तो हमारा, हमने क्या ब्रेक किया था, हमने इसको एन की वैल्यू 1 से लेके आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n, ये n इक्वल टू 1 से लेके 13 आयोटा की पावर n+1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, आयोटा की पावर n का क्या आंसर आ रहा था हमारा, आयोटा आ रहा था, और ये वाली जो वैल्यू है इसका आंसर हमारा -1 आ रहा था। तो टोटल पूरा आंसर ही हमारा आ रहा है आयोटा -1। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपने ये पहले ही सॉल्व कर लिया था तो वह बहुत अच्छी बात है, वैसे तो ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही अब मैं देता हूँ एक अच्छा सवाल, ये भी जेई का है। तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या कहता है कि सिग्मा एन की इक्वल 0, 100 आयोटा की पावर एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल याद है क्या होता है, मैंने तो एन फैक्टोरियल क्या होता है, याद है, याद है, फैक्टोरियल पीएनसी में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तब भी बता देता हूँ। एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n × n-1, जैसे बता ही देता हूँ यार, ऐसे बताऊंगा तो, क्योंकि मैं पूरा पीएनसी नहीं पढ़ाने वाला इधर, मैं पूरा फैक्टोरियल लेके बैठ जाऊँ। फैक्टोरियल का भी एक अलग लेक्चर लूंगा, अगर लिया तो मैंने ले लूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात। जैसे 5 फैक्टोरियल, तो हम उसको लिख सकते हैं 5 × 4, मतलब उसके कम नंबर से सबका मल्टीप्लाई, 5 × 4 × 1। ऐसे अगर दे दूं मैं 6 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है। ठीक है, तो और कुछ नहीं है बस। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, फैक्टोरियल बस इतना ही है। बाकी डिटेल डिस्कशन हम पीएनसी में करेंगे, जब हम पीएनसी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं आराम से। ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू क्या है, चलो इसमें भी कुछ नहीं करना है यार, पूरी सीरीज ब्रेक करनी है, सिग्मा हटाना है। तो एन की वैल्यू पहला 0 फैक्टोरियल, अच्छा 0 फैक्टोरियल ऑलवेज याद रखना 1 होता है, ये मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये पीएनसी बाइनोमियल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल, अप टू आयोटा की पावर 100 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल। एक सेकंड आराम से लिखता हूँ मैं, एक दो टर्म और लिख देता हूँ यहाँ पे, बस आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू आयोटा की पावर 100 फैक्टोरियल। चलो
आयोटा की जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो आयोटा की पावर जीरो फैक्टोरियल इज आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल मतलब 1 into 1, तो 1, आयोटा की पावर 1 आ गया। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल क्या होगा, ऐसी 2 into 1, तो 2, आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, आयोटा की पावर 6, अप टू, ऐसे ही हम आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल की बात करेंगे, तो आयोटा की जो 4 फैक्टोरियल आएगा वो क्या आएगा यार, 4 into 3 into 2, तो ये आ गया 24 आ गया, into 1 भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आयोटा की पावर 24, प्लस ऐसी आयोटा की 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 आती है, इतना तो मुझे याद है यार। अब तो आयोटा की पावर 100 फैक्टोरियल, अब हम सब फैक्टोरियल्स की वैल्यू नहीं निकालेंगे, तो एक बात बताओ, आयोटा की पावर 1, आयोटा, ये आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, ये आयोटा आयोटा तो चलो लिख दिया हमने, 2 आयोटा लिख देते हैं इसे, स्टार्टिंग का जो था, ये हो गया हमारा 2 आयोटा। ठीक है, 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और एक आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, -1, सॉरी, हाँ -1, मैं थोड़ा सा ना वो हो गया था, बोल रहा था। अच्छा, अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा की पावर 6 तुम ही निकालो, आयोटा की पावर 6, आयोटा 4 into आयोटा स्क्वायर, तो ये भी -1 आ जाएगा, है ना। प्लस अब देखो यहाँ जब आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल और जो आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल था, अप टू आयोटा की पावर 100 फैक्टोरियल, मैं अब एक चीज बता रहा हूँ, ये जो जितनी भी अब इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो सारी 4n की फॉर्म में आएंगी। अब आपने फैक्टोरियल पढ़ा हो तो आपको अच्छे से थोड़ा इसको डेप्थ में, क्योंकि मैं फैक्टोरियल का एक अलग लेक्चर है वो। ठीक है, ये सब जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने दिखाई दी थी, कितनी आ रही थी, 24 आ रही थी, है 5 फैक्टोरियल की 120 आ रही थी, 100 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे तो मेरे को अभी याद नहीं है उसकी वैल्यू, बट आप वैल्यू निकालोगे तो उन सब की वैल्यूज, ठीक है, 4 से डिविजिबल होंगी, पक्की बात है। और ये सब आप एक बार निकाल के देख लेना, तो आपका आराम से आ जाएगा कि वो 4 से डिविजिबल है। अब ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं 4 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर सीधा सीधा 1 1 लिख दो, 1 + 1 + 1 + 1, है ना। आयोटा की पावर 100 भी 4n की फॉर्म में ही है जो आएगा आंसर, तो उसका भी आंसर हमने 1 लिख दिया, तो 2 आयोटा -2, है ना। तो ये 2 आयोटा -2 प्लस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2, हाँ ठीक है। अब ये जो 1 आयोटा की पावर 4 से लेके आयोटा की पावर 100 तक थी, ये कितनी टर्म्स होंगी, सोचो सोचो सोचो। अब देखो इन सबका आंसर 1 1 है, सबकी वैल्यू 1 1, 1 + 1 + समथिंग अप टू 1, कितनी टर्म्स होंगी, टोटल पूरी होंगी 97। चेक कर लेना बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है पूरा 95 + 2 आयोटा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे, ये जेई के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको शायद मैं एक अलग सी प्रॉब्लम में डिस्कस करूँ, बट ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो, ये जेई का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि f(x) अगर x की पावर 4 -4x³ के +4x² +8x +44 के बराबर है, तो प्लीज फाइंड f3 + 2 आयोटा। ये आपके एनसीईआरटी में ऐसे सवाल नहीं होंगे, ठीक है, ये आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ट्राई करना कैसे सॉल्व करना है। आधी जनता तो यही करेगी ना कि एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये हमें 3 + 2 आयोटा पुट करके देखेंगे, करके देख लेना, वैसे तो आंसर आ जाएगा, पक्की बात है, मैंने ये हिंट दे दिया है। बाकी इसमें एक और दूसरी ट्रिक है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं अगेन रिवाइज करा देता हूँ, जेड हम, क्योंकि हमने अभी तक आयोटा आयोटा सीख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी बात नहीं कर रहे थे, 0 + आयोटा b की फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और ए जो होता है हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड होता है।
है, और बी जो होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। हालांकि जो ए और बी होते हैं वो दोनों रियल नंबर्स होते हैं। मतलब सर आप तो कह रहे थे कि ये वाला पार्ट है ये इमेजिनरी, हाँ भाई इमेजिनरी है, बट ये जो बी है ये कांस्टेंट वैल्यू और ये एक रियल नंबर है। जैसे मैंने दिखाया ना भाई, जैसे 3 + 2 आयोटा देख लो, 3 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, हम बस ये बात कर रहे हैं। 2 आयोटा तो एक इमेजिनरी नंबर है, 2 आयोटा, पर मैं अगर सिर्फ बात 2 की करूं तो वो रियल नंबर है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की ये बात याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा चलो अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें करते हैं इसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। हाँ, तो पहली बात करते हैं यार, इधर नहीं बनेगा, नहीं है इधर। एक सेकंड, चलो फिर। अगर हम मैं यहाँ पे z = a + i की b की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, प्योरली, एक सेकंड मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। अगर कहीं भी क्वेश्चन में प्योरली रियल बोला जाए, मतलब प्योरली रियल। अब एक बात बताओ, अगर कोई हम किसी प्योर रियल नंबर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही नंबर होगा। अगर हम यही बात किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें जिसमें a + i b की फॉर्म में है, और यहाँ पे आयोटा भी है, और मेरे को सिर्फ कहा है कि मुझे सिर्फ रियल पार्ट बता दो यार, मतलब सिर्फ रियल वैल्यू, तो ऑलवेज याद रखना कि बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तभी वो z = a बनेगा ना, तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर, तभी वो प्योरली रियल होगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी प्योरली रियल गिवन हो तो ऑलवेज बी की वैल्यू 0 करनी है, ठीक है। सेकंड पार्ट, मैं सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है हमारी, कि जब प्योरली इमेजिनरी बात हो तो दिक्कत ये है ना, ये फोन पे है ना तो इसमें लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार। कोई नहीं यार, तुम लोग तो समझते हो मेरी बात। प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी कब होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें ए नहीं होगा। तो बस सिंपल है यार, ए 0 कर दो, ताकि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो आयोटा बी की फॉर्म में बन जाए, ताकि उसमें सिर्फ इमेजिनरी इमेजिनरी हो, मतलब उसमें कोई भी रियल ऐसे वैल्यू ना हो अलग से, ठीक है। अच्छा, और तीसरा, यार इजी है ये चैप्टर, बस इसमें एक पार्ट है जो थोड़ा अजीब सा है, वो ज्योमेट्री वाला पार्ट है, वो भी अपन आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो बेमतलब की। अब अगर बोल दें प्योरली रियल एज वेल एज, प्योरली इमेजिनरी नंबर, अगर ये बोल दिया जाए कि प्योरली रियल है और इमेजिनरी भी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, वो 0 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा 0 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि 0 आयोटा इंटू 0 0 ही होता है, तो 0 + 0 0, ठीक है। और एक जिंदगी की एक बड़ी बात याद रखना कि हर एक रियल नंबर, यहाँ नहीं आ रहा ये, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या,
मतलब हम जितने अभी अभी भी हम मतलब मैंने ये जो बात कही है सर, आपने जो भी बोला है कि रियल, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब अभी तक हम सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ते आ रहे बचपन से। अरे हाँ भाई, हम कॉम्प्लेक्स नंबर, बस हमें उसमें आयोटा दिख नहीं रहा था क्योंकि, ठीक है। विद, इसमें एक और चीज लिख रहा हूँ, विद इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो, यानी बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब कि सर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास टू, तो ये रियल नंबर भी है, ये तो रियल नंबर था ही, बट रियल नंबर ना कॉम्प्लेक्स नंबर के भी अंदर आते हैं क्यों, इसको मैं ये नहीं लिख सकता जीरो, टू प्लस जीरो आयोटा, लिख सकते हैं। तो ऑलवेज याद रखना कि मैंने ये जो बात बोली है ना, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो। तुम ये भी कह सकते हो कि रियल पार्ट जो है, जो रियल नंबर्स हैं, आप तक टेंथ में रियल नंबर स्टडी करते आ रहे थे, इनफैक्ट हम ट्वेल्थ में भी रियल नंबर्स ही पढ़ेंगे। बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम जब बीटेक वगैरह में पढ़ते हैं तो वहां पे हम इमेजिनरी नंबर्स की बात अच्छे से करेंगे हम। अभी नहीं करेंगे, अभी हम रियल नंबर्स, जो आपका पूरा सिलेबस है ना कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के सब रियल नंबर्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो रियल नंबर जो आर, जिसको हम जो सेट ऐसे उससे डिनोट करते हैं, वो एक सबसेट आप कह सकते हो सी से, सी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी हम सेट थ्योरी में बात करेंगे, आपको सेट थ्योरी में पढ़ाया गया होगा, या नहीं भी पढ़ाया होगा तो कोई नहीं, सी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से सेट थ्योरी में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आर इज सबसेट ऑफ सी, आप ये भी कह सकते हो। जिसने सेट थ्योरी पढ़ी है, सबने पढ़ी होगी यार, तभी तो आए हो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने, ऐसे तो थोड़ी ना हो गए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ खास बातें अब मैं जरा बात कर लूं। ठीक है, अ, क्या, चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नहीं, मैं ऐसे नहीं, रास की बात लिखता हूँ ना, रास की बात, जो कि जनता, आधी से ज्यादा जनता को नहीं पता होगी, कि रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी रूट ऑफ ए बी के बराबर होती है। ठीक है, ये चीज ओनली पॉसिबल तभी होगी जब इनमें से ए और बी नेगेटिव होंगे, या तो ए और बी नेगेटिव होंगे। समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा? ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसमें, आपको रूट टू इंटू रूट थ्री आपको छह आता है ना? तो आप एक बात बताओ, रूट ऑफ माइनस टू इंटू रूट ऑफ थ्री क्या लिखोगे? बताओ बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तुम क्या इसको रूट ऑफ माइनस सिक्स तो नहीं कर दोगे भाई? बिल्कुल मत करना। एक बात बताओ, तुम रूट ऑफ माइनस टू को क्या लिख सकते हो? रूट ऑफ माइनस टू को तुम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो ना, जो अभी मैंने फॉर्म बताई, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। तो इसको रूट ऑफ माइनस वन इंटू रूट ऑफ टू कर सकते हो। हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। रूट ऑफ माइनस वन की क्या वैल्यू है? आयोटा, इतनी अभी चर्चा करी मैंने, अपना गला फाड़ा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ऑफ टू आयोटा। तो ठीक है, तो रूट ऑफ टू आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, सॉरी। तो रूट ऑफ टू आयोटा इंटू, मैं कहाँ बात कर रहा था, रूट ऑफ थ्री, तो ये आ जाएगा रूट सिक्स आयोटा। तो जिसकी हम बात कर रहे थे ना, माइनस रूट टू इंटू रूट थ्री, तो उसका आंसर ये आएगा, ना कि माइनस रूट सिक्स। हम इसको रूट सिक्स आयोटा लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को एक और बात बताओ। तुम लोग अन्य तुम लोग क्योंकि ना आजकल बड़ी उसमें वही थे ना उसमें, कि मतलब गलत गलत चीजें पता थी तुम्हें, कि रूट टू इंटू माइनस रूट थ्री क्या होता है। आधी जनता कहेगी रूट सिक्स, तुम भी यही कहते हो क्या? कहते होगे, पर जिसने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया वो ये बात नहीं कहेगा। क्यों भाई? रूट माइनस टू को क्या लिख सकते हैं? रूट टू आयोटा, अभी मैंने सिखाया। ऐसे ही माइनस रूट थ्री को क्या लिख सकते हैं? रूट थ्री आयोटा। मल्टीप्लाई कर दो रूट टू और रूट थ्री को, तो साथ में वही फॉर्म में जो मैंने बताई है, रूट सिक्स आ जाएगा। ये आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा? आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? माइनस रूट सिक्स।
तो भाई ये वाली वैल्यू गलत है और ये वैल्यू सही है। ठीक है, जो आप करते आ रहे हो ना कि हाँ ऐसे ऐसे तुम सही होगा, माइनस माइनस प्लस, नहीं भाई उसको आयोटा लिखना है हमें। इसलिए मैंने बोला कि उसको ऑलवेज आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो -√2 इंटू -√3 -√6 के बराबर आएगा मेरे भाई। तो समझ रहे हो, मामला गर्म है बॉस। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी स्लाइड को ऑफ कर रहा हूँ। दूसरी स्लाइड, ये स्लाइड खत्म हो गई यार। गरीब लोग हैं, क्या करें हम। चलो, बात कर रहे हैं हम इसमें, अगर एक रास की बात नंबर 2, कि अगर Z1² प्लस Z2² ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 Z2 है, ये इक्वल 0 तभी होगा। मतलब इक्वल 0 तभी होगा, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर यार मैं इसको ना थोड़ा सा वैसे नॉर्मल नंबर, जैसे कोई नंबर है x² प्लस Y² इक्वल टू 0, ये बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है कि ये 0 इक्वल तभी होगा जब जीरो, जब x और y दोनों वैल्यू 0 होगी, है ना। तो 0 + 0 तभी तो लिख पाओगे तुम। बट यहाँ ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसा नहीं है। ये जो चीज है यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ कुछ अपने भी रूल्स होते हैं, अलग उनकी मैथ्स होती है। ठीक है, एक सेकंड। तो ये Z1 और Z2 को आप इक्वल और 0 के बराबर तो बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, मैं यहाँ क्रॉस लगा देता हूँ। तुम भी कर लो कि भाई ये बात गलत है, ताकि तुम कहीं अगर ऐसी गलती कर दो तो तुम -1 ना ले लो। जी में नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा, बहुत गंदी। इसको कैसे काटो, ऐसे काट दिया मैंने, ठीक है। तो ये बात याद रखना ऑलवेज, ठीक है। ये जो मैंने ये बताया था ना, x² प्लस Y² इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 होगा, है। ये ओनली वैलिड फॉर रियल नंबर्स है। मतलब कि x और y बिलोंग्स टू r ऑलवेज। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जब बात आ जाएगी ना, तो ये सब पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट कह सकते हो, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपकी एनसीईआरटी में भी है। और ये कॉम्प्लेक्स, और ये वाली अलजेब्रा आपकी वही बेसिक अलजेब्रा है, इसमें कुछ खास नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला, अलजेब्रा क्या होती है यार, जरा तुम यार मेरे को याद दिलाओ यार, अलजेब्रा क्या होती है, वो जिसमें हम पढ़ते थे ना। तुम अलजेब्रा का क्या मतलब समझते हो कि क्लास 8th में, शायद 8th में या 7th में, अलजेब्रा, वो अलजेब्रिक वो एक्सप्रेशन पढ़े थे ना क्या, कि x+3 इंटू x+2 है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, x² प्लस x³ है, x² किसके साथ ऐड होगी, यानी x² प्लस x² 2x² होता है, ये सब अलजेब्रा होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों। पहला पार्ट एडिशन, जो कि सिंपल है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर a + i⁻b, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है c + i⁻d, और इनको हमें ऐड करना है। तो एक बात याद रखना कि जो नॉर्मली ऐड करेंगे, जो रियल पार्ट है हम उसको a + c कर देंगे, और ये जो आयोटा बी है प्लस आयोटा डी है, इनको हम अलग ऐड कर देंगे। तो आयोटा यहाँ कॉमन ले लो तो b + d, बस ये इतना हमारा आंसर होगा। ठीक है, बी पार्ट, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम, मैं बता रहा हूँ, a + i⁻b माइनस, ये भी वही है, अगर एडिशन सीख गए तो सब्ट्रैक्शन भी सीख जाओगे। इसको हम ऐसे कर देंगे, a - c प्लस यहाँ आयोटा कॉमन ले लो, b - d, बस। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। यार मेरा एक बात बताना कमेंट्स में, जरा ना बता देना यार, समझ में आ रहा है ना, बता दो यार प्लीज। तुम्हारे भाई ने गला फाड़ फाड़ के बताया तुम्हें, ठीक है। a + i⁻b, और अगर c + i⁻d को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे,
कुछ नहीं है भाई, जैसे हम वहां करते थे ना, एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स, नहीं जेड प्लस कोई नंबर ए मान लो, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करते थे ना, एक्स को पूरा इससे मल्टीप्लाई, फिर वाई को पूरा इससे मल्टीप्लाई, फिर ऐड कर देते थे, जो यहाँ साइन हो वही वही लगा देते थे। तो कुछ नहीं करना है यहाँ भी यार मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है यहाँ, ए सी प्लस ए का मल्टीप्लाई ए इंटू आयोटा डी प्लस सी इंटू आयोटा बी प्लस, ओ मैंने मल्टीप्लाई गलत किया, सॉरी। ए का सी से और डी से मल्टीप्लाई किया हमने, वो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे मल्टीप्लाई करते हो। बी का अब हम सी और डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी इंटू आयोटा बी, मैं वही सही तो कर रहा था, मैं पागल हूं मैं, ठीक है, प्लस आयोटा बी इंटू आयोटा डी, आयोटा 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 स्क्वायर और बी डी इंटू आयोटा स्क्वायर। तो ऑल ऑल ओवर आंसर क्या बना हमारा, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख गए ना, जो हम बचपन में करते थे वही करना है हमें, और कुछ नहीं करना। तो ये हमारा ऑल ओवर में लिख दो, तो ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा, और कुछ नहीं किया हमने, देख लिया। ए सी, ये मतलब बस कुछ नहीं किया यार हमने, आयोटा स्क्वायर को माइनस कर दिया, आयोटा स्क्वायर मतलब ए सी माइनस बी डी, और यहाँ आयोटा कॉमन ले लिया, तो ए डी प्लस बी सी, यही हमने किया है। अब बात करते हैं हमारा, क्या कहते हैं हमारा सी पार्ट, नहीं डी पार्ट होगा ना हमारा, डिवीजन कैसे करते हैं। डिवीजन में यार अब वो तो नहीं है हमारा कि 3/2 = 1.5, ऐसा वाला डिवीजन नहीं है हमारे पास। यहाँ डिवीजन में क्या मतलब होता है, डिवीजन में यहाँ मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर हटाओ। एक सेकेंड, मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश वाली हिंदी तो समझ जाते हो ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में से, में से वो हटाओ, क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर में से, शिट यार मैंने फिर गलत लिखा, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो मैं लिख नहीं पा रहा, जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वो बोल नहीं पा रहा, ये भी अलग प्रॉब्लम है। चलो यार मैं हिंदी में ऐसे ही बता देता हूँ, तुम क्या ही लिखते लिखते मैं परेशान हो जाऊंगा। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो कि, एक सेकेंड, सॉरी कॉल आ गया था एक। जब भी डिवीजन की बात हो तो एक बात याद रखना, जैसे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आपको उसको हटाना है। मैंने जब स्टार्टिंग में आयोटा की बात कर रहा था, रेशनलाइजेशन, वही बात है और कुछ नहीं है। कि यहाँ लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हटाओ, क्या करो, हटाओ। आह, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, एक सेकेंड, ए प्लस आयोटा बी मान लो और सी प्लस आयोटा डी मान लो, इसको ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दो, तो यहाँ सी प्लस आयोटा डी, और यहाँ पे भी एक सेकंड, सी माइनस आयोटा डी, मैं खुद भूल गया, वाह भाई वाह, सी माइनस आयोटा डी, यहाँ भी सी माइनस आयोटा डी, प्लस अपोजिट हो जाता है ना साइन, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे बस, और कुछ नहीं करना, और सीधा आंसर चेप देना है। मुझे पता है तो मैं सीधा मल्टीप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी एक सेकंड मल्टीप्लीकेशन यार मेरे को, ए प्लस ए वो मैंने की तो थी अभी मल्टीप्लाई, एक सेकंड, ये हो जाएगा ए सी मल्टीप्लाई बी बी माइनस आयोटा बी डी एंड, अच्छा अच्छा एक सेकेंड, अच्छा क्या बनेगा, ये नीचे नीचे बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अच्छा ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी
प्लस बी डी प्लस बी सी माइनस ए डी इंटू आयोटा अपॉन में ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैं नीचे का बता देता हूँ, यहाँ पे ये ए प्लस बी ए माइनस बी लग गई, तो सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये चीज लिखवा भी देता हूँ मैं। तो इसका हमारा टोटल, अच्छा हाँ, अब एक काम करते हैं, हम जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में चीजें अलग अलग कर देते हैं ना, यहाँ भी हम इसको एक बात याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम यहाँ पे, ए सी प्लस बी डी, यहाँ पे ये अलग कर लिया हमने, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, प्लस ये हमने इमेजिनरी पार्ट हमने अलग कर लिया, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा आंसर आया ऑल ओवर। ठीक है, ये हमारा जेड मान लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो क्या ये मेरा ये समझ में आया, डिवीजन समझ में आया, मल्टीप्लीकेशन समझ में आया। ये बात याद रख लो कि जब भी ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस बी आयोटा बी को, जब ए और बी ये दोनों सेम हो और प्लस माइनस हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, आपने ये सीखा है कि ए प्लस बी ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रीजन क्यों? क्योंकि आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, जो कि आंसर फिर आयोटा स्क्वायर से आंसर पलट जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी अपने उसमें नोट्स में बना लो और दिल में बसा लो ये बात। ठीक है, मेजर वैसे तो मेन चीजें यही थी, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। भाई मैं ये जो कंटेंट दे रहा हूँ ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा भी तो आपको छान के मिलेगा, मतलब पूरा कंटेंट मैं एकदम अच्छे से दे रहा हूँ। एक मतलब जैसे आर डी शर्मा में ना, वैसे टाइप में बता रहा हूँ, क्योंकि आर डी शर्मा में एकदम डिटेल में है चीजें, मतलब उनमें हर एक छोटे से छोटे जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स है ना उनको निकाल है। ठीक है, तो अब ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था। ठीक है, तो यहाँ पे लगाओ ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a आयोटा बी, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a आयोटा बी। ठीक है, ऐसे याद रखना। अगर हम बात करें ऐसी ए माइनस आयोटा बी के होल स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, इसको ना भी याद रखो, ऐसे ही निकाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार तुम इतने समझदार हो भी। मैंने वो वाली आइडेंटिटी लिखवाई थी, ए प्लस ए माइनस बी वाली। अच्छा ये भी लिख लो कि 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी को हम ये लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना, रेशनलाइजेशन करना है। तो आई थिंक मेरे को जब ये शायद ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पता ही है तुम्हें, रेशनलाइजेशन करना है यार, जैसे बता रखा है, डिवीजन में सिखाया था। ठीक है, अब और बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी है आज के लेक्चर में। वो सारी बेसिक बेसिक चीजें जिसमें आपका ना एनसीईआरटी तो सारा कवर हो जाएगा। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ भी इक्वालिटी होती है काफी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 बराबर है, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, A प्लस आयोटा B है एक, और एक C प्लस आयोटा D है। A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D ये तभी इक्वल होंगे जब A C के बराबर होगा और B D के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, दोनों इक्वल है, तभी इक्वल है जब ये वाला पार्ट पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है। समझ गए बात? इसमें तो ये इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो बस इतना ही था। चलो आओ क्वेश्चंस पे घूमते हैं। क्वेश्चन x⁴ प्लस, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, थोड़ा माइक बंद कर रहा हूँ मेरे को, क्योंकि वो हो रहा है गला मेरा थोड़ा। ठीक है,
मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। मैं माइक जानबूझ के मैंने बंद किया था, क्योंकि मेरा गला थोड़ा अभी ऐसे हो रहा है ज्यादा बोलने से। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग, क्वेश्चन है ये पूरी क्वेश्चन दे रखी है, हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू बराबर करनी है। और ये इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो ये दे रखे हैं और इक्वल करने हैं, हमें इक्वल कर रखे हैं ये। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स की पावर 4, इसमें कुछ कॉमन वॉमन आएगा क्या? अच्छा हाँ आएगा। ये जो हमारा रियल पार्ट है, इसको साथ में ले लेते हैं। एक्स की पावर 4 माइनस 3x² प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ जो आयोटा वाला कॉमन है, ये आ जाएगा 2x, ये माइनस वाई, 2x - y के बराबर आ गया। और क्या है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में क्या है, 3 + 1, रियल नंबर को ऐड कर देते हैं। और क्या है, एक सेकेंड, सॉरी कॉल आ गया था वो। कहाँ पे था मैं? हाँ, 3 + 1 4 हो गया, -5 आयोटा प्लस 2y आयोटा। यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा आयोटा कॉमन लेने से आ जाएगा, या माइनस, ये माइनस की जगह प्लस ही कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 2y - 5। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर होते हैं, यानी और बी ए सी के इक्वल होता है और बी डी के इक्वल होता है। तो ये वाला पार्ट बराबर हो गए, ये 4 के बराबर। और ऐसे ही एक इक्वेशन हमारी ये बनी कि 2x - y बराबर आता है हमारे 2y - 5 के। आप पीछे देख सकते हैं, आपने नोट भी किया होगा। बस इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये इसकी तो क्वाड्रेटिक बना लो, x⁴ माइनस 3x² -4 = 0। ठीक है, और आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, x की टर्म में आएगी 2x + 5/3। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा है, मतलब 10th का तो पढ़ा ही है, 11th की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपने 11th का नहीं पढ़ा तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। x² को t मान लो। ठीक है, आपने पहले कभी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करी है, इसलिए बता रहा हूँ। तो x⁴ क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा, -3t हो जाएगा, -4 = 0। अब ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक बन गई। तो अब इसके जो रूट्स निकालोगे तुम, ये आएंगे t+1। एक सेकंड, ये मेरी राइटिंग को क्या हुआ, t+1, और ये आ गया t - 4 = 0। ठीक है, t+1 और t - 4 = 0, आप सॉल्व करके देख लो। t की वैल्यू क्या थी, x², तो मैंने x² वैल्यू पुट कर दी। एक बात देखो, यहाँ पे तो x की वैल्यू आयोटा आएगी, प्लस माइनस आयोटा। इसको अगर 0 के बराबर कर देंगे तो इस वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। यहाँ से हमें x की हमें रियल वैल्यू चाहिए। रीजन, क्योंकि भाई ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये सब रियल पार्ट, a और b जो दोनों है वो दोनों रियल नंबर है। तो हम इसकी, ये जो रियल नंबर है इससे हमें आंसर नहीं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इससे आंसर नहीं मिलेगा, हमें इससे आंसर मिलेगा x² - 4 = 0। तो x की वैल्यू, दो वैल्यू आ रही है, +- 2। और कोई क्वेश्चन में कंडीशन दी नहीं है हमें कि प्लस लेना है या माइनस लेना है, तो हम दोनों वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो जो y की हमारी जो वैल्यू थी 2x + 5/3, इसमें ये जब दो x की जो ये दो +- 2 वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी, एक 3 आ जाएगी और एक 1/3 आ जाएगी। आप डाल के चेक कर सकते हैं, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप ये आप सभी को यार बढ़िया लग रहा हो, सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में भी आ रहे हो और कंसेप्ट में मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से ही इंस्पायर्ड है। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी वो पूरी एक्सरसाइज नहीं पड़ जाएगी। मैं एक्सरसाइज अभी बता दूंगा एनसीईआरटी में से देख के। सॉल्व फॉर एक्स, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, माइक बंद कर रहा हूँ। तो बच्चों आप 10वीं में आप इसको ऐसे ही सॉल्व करते थे। 10वीं में आपके पास ऐसे बिना आयोटा वाली इक्वेशन आती थी और आप इसे सॉल्व करते थे वही डी मेथड से। तो हम भी यही करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको डी मेथड से ही सॉल्व करेंगे। बट यहाँ अब हम क्या करेंगे, जो हम 10th में छोड़ देते थे नॉट एग्जिस्ट करके, हम यहाँ पहले वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने 10th में सीखा था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे हमारे पास b क्या है, एक सेकंड, ये आपने नोट कर लो, एक बार नोट कर लो। नोट कर लिया आपने, ठीक है। तो मैं इसको जरा ये स्लाइड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने स्लाइड ऑफ कर दी है, जरा वो वाली स्लाइड ऑफ कर दी है मैंने। और एक सेकंड, तो एक सेकंड, वो जो इक्वेशन थी एक बार इक्वेशन आप देख लो, मैं जरा देख रहा हूँ मैंने क्या इक्वेशन लिखी थी, आयोटा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी b की वैल्यू तो -3 आ रही है ना दोस्तों। दोस्तों a की वैल्यू हमारी आयोटा आ रही है, और c की वैल्यू हमारी माइनस आयोटा आ रही है। एक सेकंड, c की वैल्यू -2 आयोटा आ रही है, हाँ। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। a की वैल्यू आयोटा के बराबर है, इसको ढंग से लिखो, सॉल्व करते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, x इज इक्वल्स टू माइनस, b की वैल्यू -3 थी, तो माइनस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac। तो b की वैल्यू क्या है हमारी, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, b² 9, -4 इंटू a क्या है आयोटा, c क्या है -2 आयोटा, ठीक है, अंडर रूट में अपॉन में 2a, 2a क्या है आयोटा। तो नेक्स्ट आज सॉल्व करते हैं इसे। तो x की वैल्यू माइनस माइनस +3 प्लस माइनस, रूट की बात करें जरा, एक सेकेंड, 9 माइनस 4 इंटू ये -2, तो 8 हो जाएगा, +8 है, और 8 इंटू आयोटा का स्क्वायर, 8 इंटू आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -8 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 -8 अपॉन में 2 आयोटा, ठीक है ना दोस्तों, सही है ना ये। तो 3 प्लस, अच्छा, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 9 -8 क्या होगा 1, और रूट ऑफ 1 क्या होगा 1 ही होता है, 1 अपॉन में 2 आयोटा। अब समझ में आया हम 10th में हम क्या करते थे। 10th में क्या आता था कि ये जो वैल्यू आती थी ना हमारी रूट में आती थी ये वैल्यू है, बट यहाँ पे हम इसको क्या करते थे, हम इसे इसको, ये जो आयोटा होता था हम इससे, हमें आयोटा पता नहीं था, तो d <0 था तो हम नॉट एग्जिस्ट लिख के छोड़ देते थे, और यही हमारी, हम यहाँ छोड़ते थे। तो अब 10th क्लास थी यार, ठीक है। तो प्लस माइनस 2 बार वैल्यू ले लो, तो एक आ जाएगी हमारी x की वैल्यू, एक प्लस लेने पे यहाँ 4/2 हो जाएगा, तो 2/आयोटा, और एक बार आ जाएगी 1/आयोटा। अब मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, याद करके देखो अपने नोट्स में, कि जहां पे भी अपॉन में डिनोमिनेटर में आयोटा हो हम वहां रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो वहां हमने रैशनलाइज किया,
तो रैशनलाइज करने से हमारा ये आ जाए इंटू में आयोटा अपॉन आयोटा मल्टीप्लाई करते, तो इसको रैशनलाइज करने से फिर क्या आता है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 1/आयोटा का मैंने क्या बताया था आपको कि वो माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो 2/आयोटा को 2 तो यहाँ साइड में लिख दो, यहाँ -1/आयोटा का माइनस आयोटा तो ये लिख दिया। माइनस एक्स की वैल्यू एक आ रही है -2 आयोटा और एक आ रही है माइनस आयोटा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक्स की वैल्यू हमारी इमेजिनरी नंबर्स है जो कि हम 10th में डिस्कार्ड कर देते थे, हम इसको नॉट एग्जिस्ट लिख के छोड़ देते थे। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी में भी एक्सरसाइज है जो बच्चे स्कूल के लिए कर रहे हैं उनके लिए दिखा देता हूँ उनको। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं पेज नंबर दिखाता हूँ। देखो 5.1 तो तुम्हारी अब आराम से हो जाएगी है, क्योंकि मैंने अलजेब्रा भी बता दिया है। बाकी और क्या बचा है तुम्हारा, वो एक, हाँ एनसीईआरटी 5.1 तो हो जाएगी, अब तुम्हारी 5.3 भी आराम से हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 5.3 में देखो तो ऐसे ही सवाल है और आपको सॉल्व करना है और पूरा सॉल्व करना है इस बार। और जहां पे भी एक बात जैसे बन रहा होगा ना, जैसे -√3 बन रहा होगा डी की वैल्यू में, अगर कोई आंसर आ रहा होगा तो √d की वैल्यू में, तो उसको ऐसे √3 आयोटा कर देना, तो मतलब समझ गए ना आयोटा कैसे बाहर लेना है। तो वहां से फिर आंसर क्वेश्चन कंटिन्यू करना, क्योंकि तुम्हें अलजेब्रा सिखा दी गई है। ठीक है, बाकी तुम्हारा अगर हम जो स्कूल वाले बच्चे हैं तो उनके हिसाब से तो चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस उनको मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट और उनको पोलर फॉर्म और सिखानी है, फिर उनका काम हो जाएगा। तो मैं इसी लेक्चर में कोशिश करता हूँ कि इसी लेक्चर में कंप्लीट कर दूं। और जो जेई वाले हैं उनके लिए तो यार अभी 5-6 लेक्चर लगेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे लिख लो। इनइक्वालिटी, जिसने बेसिक मैथ्स में इनइक्वालिटी पढ़ा होगा, उसने रियल नंबर्स की इनइक्वालिटी पढ़ी थी, बट जो इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए है वो नॉट डिफाइंड है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसी कोई इनइक्वालिटी नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं एक जेई मेंस 2019 का एक तगड़ा सवाल ले रहा हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, तो आई होप आपको सबको पसंद आएगा ये क्वेश्चन। ये जेई मेंस 2020 में है, और अगर आप अपनी एनसीईआरटी के मिसलीनियस एग्जाम्पल में देखोगे तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो जो बच्चा आज के लेक्चर में स्कूल वाले बच्चों के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, और जो जेई वाले बच्चे हैं, उनके लिए बेसिक्स के लिए ये लेक्चर बहुत बढ़िया है। ठीक है, जो कंटेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन है जेई मेन 2020 का है, और ये सही में चेक कर लेना भाई, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं एनसीईआरटी का सवाल है ये, लिटरली। तो ए हमें दे रखा है, एक सेट दे रखा है फाइ थीटा बिलोंग्स टू π/2 से पाई सच दैट 3 + 2 साइन थीटा अपॉन में 1 - 2 साइन थीटा 1/2 साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी याद आ रहा है कुछ? प्योरली इमेजिनरी मैंने प्रॉपर्टीज में सिखाया था, जो राज की बातें लिखवाई थी। प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी मतलब A = 0। ध्यान एक बार नोट्स जाओ, नोट्स पढ़ लो, नोट्स पीछे करो, नोट्स हैं, नोट्स याद करो कि जब भी प्योरली इमेजिनरी, इसलिए मैंने वो चीजें लिखवाई थी। ठीक है, तो आगे पूछा गया देन द सम ऑफ
एलिमेंट्स, ये जो ए सेट है, हमें इसको सॉल्व करना है। ये जो वैल्यू दे रखी है इसको सॉल्व करना है, और जो भी वैल्यू आएंगी है उसका सम करना है इन ए। ये जो सेट ए की वैल्यू है, ऑप्शन दे देता हूँ। वैसे ऑप्शन देने की क्या ही जरूरत है। ऑप्शन 5 पाई बाय 6, बी ऑप्शन पाई, सिंगल करेक्ट है। जेई का सवाल है, जेई में 2020 में पीवाई क्यू है ये, 2 पाई बाय 3। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलो, कहाँ पे थे हम? हाँ, सोल्यूशन पे जा रहे हैं। 3 + 2 i sin थीटा। और स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार स्कूलों में, काफी स्कूलों में ये क्वेश्चन दे देते हैं। एनुअल एग्जाम में या प्री बोर्ड में आ जाता है सवाल। तो इस वैल्यू को हमें प्योरली इमेजिनरी कहा है, कि मतलब हमें a = 0 करना है। बट a = 0 करने से मैं पहले ही आपको कहूंगा कि इसको सिंप्लीफाई कर लो। मतलब मैंने कहा था ना कि डिनोमिनेटर में कभी आयोटा नहीं होता ना चाहिए। ये डिवीजन ही है, देख लो अलजेब्रा, डिवीजन ही है। तो डिवीजन के लिए हमने क्या करता, हमें उसको रेशनलाइज करना था, तो इसको रेशनलाइज करते हैं। तो 1 + 2 i sin थीटा अपॉन में 1 + 2 i sin थीटा। एक बार खुद से मल्टीप्लाई करके देखो और फिर वीडियो को देखो, पॉज करके फिर देखो। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखो, 3 × 3 + 6 i sin थीटा। तो मैं लिख रहा हूँ 3 + 2 i sin थीटा। आपने कर रहा होगा तो चेक कर लो इसे। 6 i sin थीटा माइनस, ये देखो 2 × 2 4 i² -1, तो -4 sin थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। अपॉन में वही मैंने बताया था, यहाँ देखो a - i a + i। देख रहे हो क्या आंसर था इसका? डायरेक्ट भाई, तुम्हें कैलकुलेशन ज्यादा, मैं इसलिए मैं तो ये प्रॉपर्टीज लिखवाता हूँ कि आइडेंटिटीज लिखो और सीधा काम निपटाओ। तो इसका आएगा a² + b², तो यानी 1² + 2 sin थीटा का होल स्क्वायर। तो अब इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने पे आ गया 3 - 4 sin² थीटा, मतलब रियल पार्ट कर लो। इसमें से पीछे देखो, ये इसमें से रियल क्या है, 3 - 4 sin² थीटा अपॉन में ये डिस्ट्रीब्यूट कर लो पूरी वैल्यू, जैसे डिवीजन में सिखाया था। ठीक है, आयोटा यहाँ आ जाएगा 8 sin थीटा। सॉल्व करोगे ये चीज, ये तो बेसिक कैलकुलेशन, ये तो तुम्हें ही करनी चाहिए मेरे हिसाब से, तब भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा था? ठीक है, इसने कहा था कि ये जो पूरी वैल्यू है ये प्योरली इमेजिनरी है। यानी ये जो रियल पूरा पार्ट है ना ए, ये 0 है। यानी रियल पार्ट ऑफ ये जो इमेजिनरी, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको z मान लो, तो ये 0 है। इसका मतलब ये कहा है, समझ रहे हो? तो मतलब 3 - 4 sin² थीटा को अब हमें यहाँ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। बेसिक क्या मतलब, एक क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। अब =0 कर दो। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा 3 - 4 sin² थीटा। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो =0 हो जाएगा। तो sin² थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3/2 प्लस माइनस, एक सेकेंड, साइन थीटा की वैल्यू है ±√3/2। है ना भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ थीटा की क्या क्या वैल्यू सकती है, देखो प्लस भी या माइनस में। क्वाड्रेंट का तुम्हें पता ही हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सीखा होगा कि साइन की अलग अलग वैल्यूज होती है, अलग अलग एंगल पे होती है। ठीक है, तो एंगल क्या क्या होता है मैं जरा दिखा देता हूँ। एक होता है -π/3, जब हम क्वाड्रेंट में घूमते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का वो सब आता है, क्योंकि वो सब कराने बैठा तो यार ट्रिग्नोमेट्री भी एक अलग ही यार लेक्चर है भाई। इसके 9 लेक्चर या 10 लेक्चर लगते हैं उसके लिए भी। ठीक है, तो ये पूरे टोटल एंगल्स आ रहे हैं, मैं बात से नहीं घूमूंगा। थीटा की वैल्यू एक तो हमारी आ जाएगी -π/3,
पाई/3 और 2π/3 इन वैल्यूज पे प्लस माइनस √3/2 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, अच्छा थीटा की इसने एक रेंज भी दी थी क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखो, -π/2 से π/2, पाए पाए तक है बस। ठीक है, तो ठीक है फिर, क्या ये इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं? एक बार 2π/3 कितना एंगल होता है? 2π/3, एक सेकंड चेक कर रहा हूँ, शायद 120 डिग्री होता है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये दो वैल्यूज ही एक्सेप्ट होंगी। नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, नहीं मैं गलत हूँ, हाँ, सॉरी सॉरी। तो हम बात कर रहे हैं, तो इन ये तीनों वैल्यूज इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं 180 डिग्री में, यार बीच में 120 डिग्री भी तो आता है। तो माइनस ये हमारा इस सम निकालने को कहा था, तो -π/3 प्लस π/3 प्लस 2π/3, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2π/3 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या आ रहा था हमारा, ऑप्शन क्या आ रहा था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। देख रहे हो कैसे इजी सवाल था ना, समझ में आया क्या? है। अब मेरे हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिसमें मॉड्यूलस की बात है और कॉन्जुगेट है। चलो मैं यहीं क्या करना है, बता अभी बता दूं क्या? एक सेकंड, सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट भी यहीं बता दूं क्या? बताओ यार, तुम बताओ यार। सॉरी, बीच में यार कॉल आ गया था। तो हम बात कर रहे हैं थ्री इम्पोर्टेंट टर्म्स की, चलो बात अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पहले लेक्चर में मैं जो स्कूल लेवल बातें हैं मैं उनको कर लूँ, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब जो स्कूल के एग्जाम की कर रहे हैं। एक सेकंड यार प्लीज। मैं जरा वो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स और इनवर्स वो बता देता हूँ जरा, मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि वो भी वैसे आता तो नहीं है, स्कूल में भी नहीं पूछते वो, बट बता देता हूँ मैं, जो आपका बोर्ड होता है। ठीक है, क्या है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स? मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है? ठीक है, तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यार जरा ध्यान से सुन लो, जैसे मुझे पता नहीं कितने आर का लेक्चर हो चुका है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन इज इनवर्स क्या होता है, जैसे z को एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 i, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? भाई एक बात बताओ, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है, वो हमारा आ जाएगा, z इनवर्स आ जाएगा 1 + 2 - 3 i, जो कि यार तुम्हें सॉल्व करना सिखा रखा है, यहाँ रेशनलाइज कर दो, इसको रेशनलाइज करो, 2 + 3 i से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो 2 + 3 i अपॉन में 2 - 3 i अपॉन में 2 + 3 i, z इज इक्वल्स टू 2 + 3 i अपॉन में
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 4 प्लस 9, तो ये 13 आंसर आ जाएगा। बस ये जेड इनवर्स आ गया। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, बस ऐसे ऐसे ही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना। एडिशन इनवर्स सिखा देता हूँ। एडिशन इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा। तो मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दे रखा है, 2 + 3 आयोटा, तो इसका एडिशन इनवर्स क्या होगा? इसका एडिशन इनवर्स होगा 2 - 3 आयोटा। बस और कुछ नहीं। समझ में आया क्या? ये नहीं आया बताओ। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें मेरे हिसाब से अभी कुछ और बचा नहीं है। अभी बस हमारा क्या बचा है, हमारा हमारा पोलर फॉर्म बची है, मॉड्यूलस बचा है, और क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट बचा है। मैं उन बेसिक बातों की बात कर लूँ या अगले लेक्चर में बात करते हैं, क्या करना है यार, सोच रहा हूँ मैं। अ, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में यार इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। फिर ठीक है, उस हिसाब से हम इस क्लास, अच्छा ये मैंने अब जितना भी करा दिया, एनसीईआरटी 90% कंप्लीट हो चुकी है। आप उसे कंप्लीट कर ले, जो 11th का बच्चा है जो मतलब कर रहा है। और जो बाकी अगर कोई और इसे जेई जेई का कोई स्टूडेंट है जो सीख रहा है इसे, तो भाई उसको तो अभी साथ लगे रहना है, ठीक है। तो चलो यार। अच्छा जो अब जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें जो स्कूल वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनका सारा काम लगभग खत्म हो जाए, उनका एनसीईआरटी अच्छे से खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट वो एक्स्ट्रा चीजें भी सीख चुके होंगे जो जेई की हैं। तो जेई वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए अगला लेक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट होने जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं यार। बता रहे हैं यार जरा कमेंट्स में मैंने क्या कैसा कैसा लगा सबको, ठीक है। चलो, तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।